कार्बन की 1 2 3 4 बॉन्ड बनी, तो सेंट्रल एटम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, BH2 बेरिलियम हाइड्राइड, यदि इसका हम लोग बात करें तो बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मालूम है बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसके सेंट्रल एटम के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। ओके, BCl3 बोरोन, बोरोन का क्या होता है? 5 2 3, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 2 और एक तीसरा ऊपर बना सकता है, BCl3। तो बोलने का मतलब क्या है? इसकी क्या है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल। तो कहानी यहाँ पे है कि किसकी ऑक्टेट कंप्लीट है सिर्फ तब? BH2। किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम इज कंप्लीट। चलिए, अब आप ये वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, उसको आराम से आप देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए कि सी द सेकंड क्वेश्चन। मैंने 3 बनाए हैं, 1 2 3। आपसे पूछा गया कि विच इज इनकरेक्ट, कौन स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है? पहला वाला, पहला और दूसरा दोनों, तीसरा वाला, ये सारे गलत। कौन स्ट्रक्चर गलत है? पहचानिए। सर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वन, सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला आई सपोज गलत है। देखते हैं कैसे गलत है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, 2 एक लाइन में, मतलब 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, ये ऑक्सीजन के पास 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये गलत है। तो फर्स्ट वाला गलत है, तो चलो एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला दोनों मार देते हैं, बाकी दोनों सही। NH4 प्लस, द चार्ज इंडिकेट्स, NH4 प्लस, NH4 पे जो चार्ज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट डैश ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डैश एटम। क्या है? लॉस हुई है ना? NH4 प्लस, ये जो 1 यूनिट चार्ज आपको दिख रहा है, ये बता रहा है क्या? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कोई एक एटम से लूज हुई है, ठीक है? आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन डैश आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डैश इलेक्ट्रॉन affinity। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए मेटल की? सर लो। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन हाई। गेन करने की कैपेसिटी हाई। हाई सर। हाई, सिंपल है। इसका आंसर जल्दी से दे दो मुझे, एक सिंपल सी क्वेश्चन है, 3D अरेंजमेंट, जल्दी बता दो। Three D arrangement of cation and anions are held by dash interactions। यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ कैटायन और एनायन अरेंज्ड हैं, तो वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत अरेंज्ड है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यू कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और ऑप्शन भी वो लोग बहुत आसपास वाला देता है, तो ऑप्शन तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इतना छोटा जगह पे, तो एक्चुअली क्लासेस स्टार्ट होंगे तो ऑप्शन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। NaCl and CaCS which is more soluble in water, कौन ज्यादा soluble होगा पानी? CaCl। सर NaCl। NaCl ज्यादा soluble सर NaCl। समझने का कोशिश करते, चलो। कहानी बोलता है कि पानी में वही ज्यादा soluble होगा, पानी में वही ज्यादा soluble होगा जो ज्यादा आयनिक होगा। ओके, जो ज्यादा आयनिक होगा। मेरा आपसे पूछना है कि इन दोनों में ज्यादा आयनिक कौन है?
Sir, NaCl. NaCl sir. NaCl है. NaCl ज्यादा आयनिक है. Na का साइज बड़ा होगा कि CS का साइज बड़ा होगा? CS का साइज बड़ा होगा. Yes sir. CS का साइज बड़ा है तो बड़ा कैटायन है ना, तो बड़ा कैटायन है तो एनायन तो बोथ केस में सेम है, तो बड़ा कैटायन ज्यादा डिफॉर्म करेगा कि छोटा कैटायन ज्यादा डिफॉर्म करेगा? बड़ा. Sir, बड़ा. बड़ा कैटायन. छोटा कैटायन छोटा ज्यादा. वाला सर. ओके, ध्यान से सुनो. NaCl ज्यादा मेटेलिक नहीं होगा क्योंकि सीजियम क्लोराइड की साइज काफी बड़ी है, तो सीजियम इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल सकता है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है. तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो पानी में ज्यादा कौन मिलेगा? NaCl मिलेगा, CaCl मिलेगा? So CaCl. क्वेश्चन है. और यदि फाजान रूल लगाओगे तो फाजान रूल के हिसाब से भी सोच लेना इसको. तो ये क्वेश्चंस के पार्ट को आप जल्दी नोट कर लो, क्योंकि या आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए मुझे जगह चाहिए. डायग्राम्स है मैं मिटाऊंगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले. चलिए, ऐसा सपोज हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं. मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं. ओके, ध्यान से देखिएगा. आपको बोला गया है कि आप लुईस स्ट्रक्चर बनाइए हाइड्रोजन साइनाइड का. हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या? H2S. नहीं, साइनाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड. HCl. हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCN. ठीक है ना? हाइड्रोजन साइनाइड का ये फॉर्मूला HCN. आपको बोला गया है इसका स्ट्रक्चर बनाने. चलो लुईस स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे. अब ध्यान से देखना, जो बच्चे नहीं प्रैक्टिस किए समझो आराम. तो सेंट्रल एटम कौन ले? कार्बन ले, नाइट्रोजन ले, हाइड्रोजन ले? सर कार्बन. कार्बन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है कार्बन. तो कार्बन को सेंट्रल एटम लिया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया. कभी भी लुईस स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही उनके बीच में, तो सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा दो. ओके, और आपको मालूम है ये बात तो सबको मालूम होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 2,5 है ना, तो इसे 3 बॉन्ड बनाना है. यदि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. तो नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो 3 बॉन्ड मानो बना लिया उसने. तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रखा. 5 इलेक्ट्रॉन होती है ना बैलेंस में इसके पास, तो देखो 3 से 6 हो जाएगी, 6 और 2 8, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है. अब चलो ये कार्बन, ये भी 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा और यहाँ 1 4, तो इसकी भी क्या हो गई 3 और 1 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन बीच वाले के भी आ गए. और ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी भी ड्यूप्लेट कंप्लीट. तो HCN स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट. सबको समझ आई कि नहीं ये स्ट्रक्चर? Yes sir. Yes sir. सर. दूसरा अब नाइट्राइट आयन मैं पूछता हूं, आप लोग पढ़े हो इतना जूनियर क्लास में, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्राइट आयन? NO3 minus. NO3 माइनस होती है नाइट्रेट आयन. दिस इज नाइट्रेट. Sir, N3 minus. N3 minus. देखो सीख लो, नाइट्रेट आयन होती है NO3 माइनस. दिस इज नाइट राइट आयन, ये नाइट राइट आयन है. और N3 माइनस होती है नाइट राइट आयन. ठीक है ना, ये मालूम होना चाहिए. IDE
ID मतलब N 3 नेगेटिव चार्ज, 8 मतलब सिंगल नेगेटिव, 8 मतलब 2 ऑक्सीजन रहेंगे। तो नाइट्राइट आयन होती है NO2। ओके, NO2 पे सिंगल नेगेटिव चार्ज होती है। ओके, तो अब कहानी यहाँ पे ये समझना है कि नाइट्राइट आयन का हमें सिंबल बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सारे वैलेंसीज वाले पार्ट आप देख लो, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है ये सब चीज, वैलेंसीज। ओके, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, फोस्फाइड, फोस्फेट, ये सब पढ़ा है, वो सबको सिंबल देख लो आप। ठीक है, नाइट्राइट आयन का बनाना है, तो इसका मतलब क्या है। देखो ये जो पूरी सिस्टम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में एंटर किया है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम। नाइट्राइट आयन, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। अब ऑक्सीजन मैं लगा देता हूं एक साइड और एक ऑक्सीजन इस साइड लगाता हूं। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है कितनी बॉन्ड बनाने, So 3. 3 बॉन्ड बनाने की। तो चलो एक काम करते हैं, एक ऑक्सीजन से इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, दूसरा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड मारते हैं। ठीक है, तो 3 बॉन्ड हो गई इसकी, 2 बचा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक यहां पे देगा, दूसरा यहां पे देगा, तीसरा यहां पे देगा, तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके रहते हैं वैलेंस में, वो उन्होंने दे दिया। अब हुआ कितना, इस बॉन्ड से 2 हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8, इसकी कंप्लीट। अब मानो ये ऑक्सीजन 1 दिया यहां, 2 दिया यहां, 3 4 5 6, ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होती है वैलेंस में, वो कंप्लीट हो गई। 2 2 4 2 6, गिन लो कितना है, अब 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट इसकी, ये खुश। अब इधर आते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 5 5 बचेंगे। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब गिनो तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 2 4 5 7. 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्टेट की कमी है इसके पास, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इस सिस्टम में है ना, तब ना एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा और इस पे आ जाएगी एक नेगेटिव चार्ज। ओके, तो NO2 माइनस। ओके, अंडरस्टूड, ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। सी नहीं, दो ही स्ट्रक्चर। अब देखो, आइडेंटिफाई द लीस्ट एंड मोस्ट कोवेलेंट, आपको पहचानने बोला गया है कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट है और सबसे लिथियम क्लोराइड जो सबसे कम होगा और लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा होगा कोवेलेंट करके। यस, देखो हर केस में आपकी जो कैटायन है वो सेम है, कैटायन तो सेम है। अब आपको कंपेयर करना है एनायन को, तो जो एनायन जितनी बड़ी उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उसका स्टेप उतना बिगड़ेगा। तो दिस वन इज मोस्ट कोवेलेंट एंड दिस वन इज लीस्ट कोवेलेंट। अब आपसे पूछा कि पानी में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, ये वाला मिलेगा कि वो वाला मिलेगा, लिथियम क्लोराइड की आयोडाइड। So lithium chloride. यस, अब ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एज कोवेलेंट, आयनिक, नेटवर्क सॉलिड या मेटेलिक सॉलिड। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे। डायमंड, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, डायमंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट कार्बन जो एक कार्बन 4 से लिंक होती है, फिर वो 4 अलग 4 से लिंक होती है, फिर 4 से लिंक होती है, तो डायमंड एक कंटिन्यूअस चेन चलते जाता है, एक नेटवर्क बनती है। तो डायमंड इज एनीवे अ नेटवर्क सॉलिड, बट इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग स्टैंडर्ड 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगी वहां पे पढ़ेंगे, बट ध्यान लो सिंपल में, ये डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क बनते जाती है। आपको मालूम है ना, देखो क्या होगी, डायमंड एक है यदि, तो एक से बना 2, ठीक है, 2 से बन जाएगा
3, ऐसे चलती जाती है डायमंड की चेन, है ना। तो डायमंड एक नेटवर्क सॉलिड है, डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड। पोटासियम आयोडाइड किस टाइप की सॉलिड होगी ये तो आपको मालूम। पोटासियम आयोडाइड कैसा सॉलिड होगा, कौन सा बॉन्ड है इसमें, बॉन्ड है बेटा। पोटासियम इलेक्ट्रॉन लूज करती है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इसमें। रुबिडियम सी क्लोराइड में भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा और ये ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा इसमें, क्यों, क्योंकि रुबिडियम की साइज थोड़ी बड़ी है, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं। आप देखोगे ये लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम है ना, रुबिडियम ज्यादा नीचे तो ज्यादा है। मीथेन, अब अभी आपने मीथेन पढ़ा है, मीथेन में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड सर। क्लोरीन में कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। ग्रेफाइट भी एक नेटवर्क सॉलिड है जहां पे कार्बन चेन चलते जाता है, ठीक है ना, इट्स आल्सो नेटवर्क सॉलिड। तो वो रहने दो, ये इन डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर। आइडेंटिफाई द एरर, आपको इस वाले में एरर पहचानने बोला गया है कि ये लुईस स्ट्रक्चर में क्या गलती है आपको पहचानना है। देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छी है। यदि आपको लगता है कि कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है तो यू टेक 30 सेकंड्स ऑफ टाइम, आप देखो और पहचानने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। आंसर आई सपोज तुरंत मिल जाएगा, तुरंत ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो। सर नाइट्रोजन में सर एक और नाइट्रोजन में सर 3 बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड रहना चाहिए सर नाइट्रोजन में। ये वाला पहला नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड। ये पहला वाला में मैं एरर पूछा, 3 क्वेश्चन है, ये पहला वाला में मैं एरर पूछ रहा हूं। देखो तो पहला वाला में एरर दूसरा का मैं बता रहे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले से, इसमें एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ओके। ये वाला आपको क्वेश्चन दिया गया, बोला है कि इसमें एरर आप पहचानिए, क्या एरर है, चलो देखते हैं। 2 2 4 2 6, अरे नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन कभी भी लगा सकता है क्या, नहीं, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 2 4 और 6 कहां से आ गए, तो 6 तभी आ सकती है जब ये नेगेटिव साइन इसके ऊपर हो, तो नेगेटिव साइन के कारण एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं। तो 2 2 4 2 6, अब ठीक है चलो इस नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, वो नेगेटिव साइन की वजह से जो कार्बन के ऊपर में दिखाया गया उधर गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। कार्बन का देखो 2 2 4, एक 5 और एक यहां से आया होगा 6, तो कार्बन का तो 6 ही पूरा हुआ है। चलो आप देखते हैं कि कैसे और एक्स्ट्रा पूरा हो सकता है। तो कार्बन यदि एक और बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 तीन ही इलेक्ट्रॉन यूज किया ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो चौथा बॉन्ड बनाता है, ओके। अब देखो सल्फर में 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है कि यदि सल्फर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, सल्फर यदि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आपकी कहानी पूर्ण हो जाएगी। 2 2 4 2 6 2 8, बट यहां पे और एक गलती, इस सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 2 4 2 6, सल्फर के पास 2 2 4 2 6 2 8, सही है, सही है। अब स्ट्रक्चर, तो गलती क्या था, ये जो नेगेटिव साइन था इसको यहां रहना था, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना था। समझ आया सबको कि नहीं आया, फिर से बताऊं, आगे सर, आ गया, सर आ गया। चलो बी वाला देखते हैं। अब बी वाला देखना में थोड़ा सा मजा आएगा आपको। देखो नाइट्रोजन के पास टोटल कितनी होती है, 5,
एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा यहाँ रखा, चलो रहने दो, उसके बाद में हम देखते क्या होगा। ऑक्सीजन यहाँ 2 दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का पूरा है। यहाँ पे 2 दिया, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन की कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, तो उसको रहना ही होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है क्या? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन तो रहना है ना भाई, तो नहीं ना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक कहानी है, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि लुईस से पूछ के स्ट्रक्चर नहीं बनता है। लुईस ने एक रूल बनाया, जिस रूल में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स फिट हो जाती है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लुईस के लॉ के अगेंस्ट भी स्टेबल होते हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन है, बट वो एक्सप्लेनेशन हायर एक्सप्लेनेशन तो हम लोग बाद के क्लासेस में देखेंगे। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि दिस इज एन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्टेट रूल, ये स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्टेट रूल है, और इसकी एक्सप्लेनेशन है दैट विल बी सीन लेटर। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके बारे में। NO2 ये इंपॉर्टेंट है, NO2 इज a single, या ऐसे बोलो, is a odd electron system। odd electron system बोलने का मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बेटा किसी का वीडियो ऑन हो रहा है, प्लीज बंद करो। NO2 is a odd electron system। odd electron system बोलने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो इवन होनी चाहिए ना, पेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक odd इलेक्ट्रॉन बच जाता है, and it is against Lewis concept, और ये स्टेबल है। और आपको एक और चीज जाननी है कि इट इज अ ब्राउन कलर गैस, आप लोगों ने पढ़ा है ब्राउन कलर गैस। तो इसकी स्टेबिलिटी वी विल डील लेटर कि कैसे ये स्टेबिलिटी पाया, बट इट इज अगेंस्ट लुईस कॉन्सेप्ट, ये जानना है। तो इसमें गलती ये था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिस किया था। ये वाला बता दो तो ये तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाला जल्दी बताओगे क्या गलती है इसमें? नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है। हाँ बोल सकते हो, पर यहाँ पे क्लोरीन कभी डबल बॉन्ड बनाता है क्या? क्लोरीन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। नहीं सर, Yes, sir. सिंगल बॉन्ड। यस, तो आप देखो 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 8 कंप्लीट है, बाकी इन सब की भी कंप्लीट है। एक बॉन्ड बनाया, बाकी इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, 7 और 8, और इसके भी 7 और 8, इसके भी 7 और 8, है ना? सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, 7 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 6 2 8 6 2 8, ठीक है? ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है, इससे समझ आ जाती है। तो ये हुआ। अब उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिया है आप लोग को, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ये 3 कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये वाला आपको एक मिला, दिस इज लिमिटेशन ऑफ लुईस, मतलब लुईस इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या NO2 का स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम लुईस रूल? नहीं, इट इज अगेंस्ट लुईस रूल। तो इसको मैं मिटाऊंगा, फिर ये 3 वाला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए मिटाता हूं मैं। SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। तो SOCl2, ये दो स्ट्रक्चर भी लुईस के नियम को नहीं मानता है, पर दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये दोनों भी ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट स्टेबिलिटी पाए हैं। देखते हैं ये कैसे स्टेबिलिटी पाया है। देखो क्या होता है,
This structure is somewhat like this. आप यदि आप सबका इलेक्ट्रॉन बैठाओगे तो देखो क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7वां दिया यहाँ पे, 8वां आया उधर से, ये भी 1 2 3 4 5 6 7वां दिया यहाँ पे, 8वां आया इधर से, इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। ये सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया और 2 यहाँ पे दिया, 4, ठीक है ना। 2 इसके पास बच गई तो रहने दो, अभी ये 6 रखा है अपने पास में। ऑक्सीजन 2 दिया और 4 अपने पास रखा। ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? कंप्लीट है ऑक्सीजन की सर। ऑक्टेट यस सर कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, पर इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये स्टेबल है। लुईस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ये स्टेबल है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन विल बी डेल्ट इन द लेटर क्लासेस। ये स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, दिमाग में रखना है कि क्या ये लुईस के लॉ को ओबे कर रहा है? नहीं, लुईस के ऑक्टेट को ये डिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्सी डाइक्लोराइड बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज सल्फर डाइऑक्सी, 2 ऑक्सीजन है, डाइऑक्सी डाइक्लोराइड। इसको भी देखो, ये क्या होगा, सल्फर क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ, देखो अब क्या है, मैं इतना डॉट्स बनाना छोड़ता हूं, आप लोग डायरेक्ट समझने का कोशिश करो। तो ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो सल्फर उसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लिया, इधर भी डबल बॉन्ड बना लिया। क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल है? हाँ है। 2 2 4 और कितना इलेक्ट्रॉन रखा है अपने पास में? यस सर, हो 4 गया। 4 स्टेबल, 2 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, स्टेबल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, क्लोरीन स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। क्लोरीन एक बॉन्ड बना लेगा, वो स्टेबल हो, ठीक है। बट सल्फर के पास कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग डील करेंगे लेटर, बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, दिस इज अगेंस्ट लुईस, दिस इज आल्सो अगेंस्ट लुईस, ओके, अंडरस्टूड। अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड N3- इस कॉन्सेप्ट पे एक बार आईआईटी एडवांस्ड 2014 में इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस में। दिस इज N3-, कंफ्यूज मत करना इसको इससे। N3-, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 5, आपको मालूम है नाइट्रोजन 7 होती है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसी से गेन किया और स्टेबिलिटी पाया है, तब नाइट्राइड आयन बनती है। दिस इज नाइट्राइड आयन, आपको मालूम है। एंड दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड आयन। ये एजाइड आयन है, फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हो, एजाइड आयन। एजाइड आयन का कहानी क्या होता है, N3-, मतलब 3 नाइट्रोजन है और उस पूरी सिस्टम पे एक नेगेटिव चार्ज, ओके। 3 नाइट्रोजन मतलब साथ में है 3 नाइट्रोजन और साथ में स्टेबिलिटी पाए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से ले। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एजाइड आयन। ये 2 सिंपल स्ट्रक्चर है जहां पे ऑक्टेट डिफाइन हुई है। एजाइड आयन, यू विल सी, देखो एजाइड आयन क्या है, 3 नाइट्रोजन होते हैं और तीनों नाइट्रोजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये स्टेबिलिटी कैसे पाया है वो हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4, एक रखा 5, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब देखो इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, रहने दीजिए, एक एक्स्ट्रा है, उसका क्या होगा बाद में। अब ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए 2 2 4 5 6 7 है इसके पास। तो ये क्या कर सकता है, N3- सिस्टम में एक N3- सिस्टम जो है स्टेबिलिटी पाया जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आई
तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन गेन कर लेता है। तो देखो 1 2 3 4 5 इसका अपना एक छठा गेन कर लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। आप देखो तो कितना है 2 2 4 2 6 2 8, ये तो स्टेबल हो गया। ये स्टेबल नहीं हुआ है, इसका देखते हैं। इसने 2 दिया यहाँ पे, और कितने बचे 1 2 3 बची। क्या ये नाइट्रोजन स्टेबल है? No, sir. नो सर। 2 2 4 5 6 7, तो इसके पास एक कमी है, इसके पास एक ज्यादा है। ज्यादा है। नाइट्रोजन बोलकर उसको मदद करते हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है, तो इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसके चलते इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आई और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आई, ठीक है ना। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल देखोगे तो आप एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव साइन ही है। तो आप इसको एक और तरीका से दिखा सकते हो, कुछ मत लिखो यहाँ पे, बस एक ब्रैकेट डालो और ऊपर में माइनस डाल दो, क्योंकि आपने नेट चार्ज दिखा दिया, टोटल चार्ज। इस पे प्लस की माइनस की एक माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, एक नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। ओके, बट यहाँ पे दिखाने से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आया। ओके, समझ आया? एजाइड आयन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनना। CsN3 माइनस, CsN3 माइनस contains Cs plus and N3 minus, CS3 plus and N minus, third CS plus and N3 minus, D none। कौन सा ऑप्शन है इसका? सर थर्ड वन। थर्ड वन, ये कंटेन करता है CS प्लस और N3 माइनस आयन। अंडरस्टूड? देखो CS 1 वैलेंसी और N3 की भी 1 वैलेंसी है, तो CsN3 बन गया। अंडरस्टूड? ये माइनस नहीं है, CsN3 कंटेन्स, CsN3 कंटेन्स, माइनस नहीं होगा, CsN3 कंटेन्स। अंडरस्टूड? समझ गए? कोई दिक्कत? नो। समझ आ गया? चलिए, यस सर। देखो लुईस और पॉसल ने जिस जमाने में कॉन्सेप्ट दिया था 1906 में, तो वो जमाना बहुत पुराना था, तो उनके रूल इतनी मतलब इफेक्टिव थी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उनके रूल को फॉलो कर रही थी, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो ऑक्टेट के अगेंस्ट भी थे। तो उनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब आगे वाले लेक्चर्स। ओके, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अब with some basic concepts and a very important section, that is, अच्छा एक छोटा सा चीज है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, कोवेलेंट बॉन्ड देख लिया, एक और बॉन्ड होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड होता है जिसको देख लेते हैं, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड ये क्या है? A bond formed between two atoms in which the shared pair of electron
is contributed by single atom। अब इसकी डेफिनेशन कोई काम की नहीं है। अच्छा एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो जितने क्वेश्चंस भी मैं करवाया ना, आप लोग ट्राई जरूर करना उन क्वेश्चंस को एक बार घर में जाके। टीचर ने बता दिया, कहानी खत्म नहीं हुआ बेटा, उनको एक बार आप बनाना तो आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगी। क्योंकि देखो मैं भी क्वेश्चंस को पिक करता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उन क्वेश्चंस को आपको प्लीज घर में ट्राई करना है। ओके, नहीं तो फिर वो बोरिंग पार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन क्या काम का, छोड़ नहीं, क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, थ्योरी की एप्लीकेशन है क्वेश्चंस। क्वेश्चन बनाओगे तभी आपकी थ्योरी और अच्छी होती है। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को रहने दो, पहले हम लोग समझ लें। सपोज करो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड में ए ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 1 बी ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 ठीक है ना, ए ने 1 दिया, बी ने 1 दिया। ओके, बट एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है दो एटम्स के बीच में, जहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक देता है, दूसरा नहीं देता है। तो कहानी यहाँ पे कुछ ऐसी होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बन ही रहा है, पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन आती है कोई एक सिंगल एटम से आती है। मानो इसी ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो हम लोग एक एरो से दिखाते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड को। तो एरो का मतलब ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन इसी के तरफ से आई है जो शेयर की गई। अब उस दो इलेक्ट्रॉन को ये भी गिन रहा है और इसको भी गिनवा रहा है। अंडरस्टूड? तो एरो मींस इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, दोनों। इसको और एक तरीका से लिखा जाता है कि मानो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको देना तो एक ही था, पर एक एक्स्ट्रा दिया, उसके कारण इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डाल। इसका मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देना था पर इसने दिया दो इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक पॉजिटिव चार्ज आई और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आई। ओके, तो ये दो तरीका से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस, दिस इज एमोनियम आयन। एमोनियम आयन कैसे बनती है? आपके पास मान लो एमोनिया है, एमोनिया NH3, तो एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसका 6 पूरा, 3 और 2 लोन इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा हो गया। दिस इज एमोनिया। अब मानो इसके साथ एक H+ कंबाइन करती है, इसके साथ एक H+ कंबाइन करती है, तो कैसे कॉम्बिनेशन होगा? ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है। कैसे कंबाइन करेगा? ये बना एमोनियम और ये हुआ एमोनिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब H+ इसके सामने आता है, H+ इसके सामने आया, तो H+ बोलता है कि हमको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो नाइट्रोजन बोलता है ठीक है देते हैं स्टेबिलिटी, पर ऐसा नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन तुम अपने पास रख लेना, उसको हम भी गिनेंगे। तो ये दोनों यही शेयर करता है और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए एक एरो से। ओके, तो अब देखो नाइट्रोजन के पास कितना है? 2 2 4 2 6, ये दोनों को ये भी गिनेगा 8। इसके पास कितने हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो इसको ये 2 गिन रहा है, तो इसके पास 2 है। अंडरस्टूड? गॉट इट? यस सर। एक और तरीका से दिखाते हैं। नॉर्मली हम लोग इस प्लस साइन को क्या करते हैं, यहां से हटा के पूरे मॉलिक्यूल पे दिखाते हैं। ओके, क्योंकि जो चार्ज होती है वो पूरे मॉलिक्यूल पे ही दर्शाते हैं। आगे इसको और एक तरीका से दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं?
और N H H H H इस पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने दिया इस पे पॉजिटिव तो पहले से था और एक नेगेटिव भी इसको मिल गया। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल ही, बट यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? क्योंकि देना तो था इसको एक इस बॉन्ड में, पर दिया इसने दो। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान देना है कि दो तरीके से हम दिखा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम, जहां पे शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दे। ओके, इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ बॉन्ड। एक और एग्जांपल आप चाहो तो देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड की CO। तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये समझना है थोड़ा, ठीक है? तो कार्बन के लास्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 6। ये देखो 2 और ये 2 4, ठीक है ना? अंडरस्टूड? अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, 2 6। ओके, तो इधर से भी 2 मिलेगा, तो ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। बट कार्बन के पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 2 शेयर करने के बाद? दो 2। अरे 2 तो शेयर दो 2 ही बचे, ठीक है ना? 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की 6 होती है तो लास्ट सेल में तो 4 ही है, तो 2 2 4। अंडरस्टूड? अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. इलेक्ट्रॉन है। क्या कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं है? चलो देखते हैं अब ये ऑक्टेट पूरा कैसे होता है। कार्बन बोलता है ऑक्सीजन को, भैया एक काम करो, तुम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो ना, इसको एक काम करो, कोऑर्डिनेट करो मेरे साथ। तो कार्बन बोलते, ऑक्सीजन बोलता है ठीक है चल हटाए 2 इलेक्ट्रॉन, लगाए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास अब कितना है? सर 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के पास कितना है? 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना? तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ने स्टेबिलिटी पाया। इसको और एक तरीका से हम लोग कैसे दिखाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ओके, आई सपोज आप समझ गए होंगे, और स्ट्रक्चर बनाओगे, बिना बनाए स्ट्रक्चर कोई काम नहीं होने वाला है। तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, आप लोगों को बनाना है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना? ओजोन, ओजोन को मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कोई एक, ओजोन को भी बना के देखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके। नाइट्रिक एसिड, इसको भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल के बनाने का कोशिश करना है एज अ होमवर्क। ओके, आई सपोज आप लोग कर लोगे इसे। अंडरस्टूड? दिस इज अ स्मॉल होमवर्क, आप लोग इसको बनाओगे। ओके, और एक चीज आपको बोलना था छोटा सा, कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला दिस बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड, ये तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इनका स्ट्रेंथ नापा गया, इसका स्ट्रेंथ जो एक, इसका स्ट्रेंथ नापा गया, इसका बॉन्ड लेंथ नापा गया, डिस्टेंस दोनों, तो दोनों सेम आए। तो इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनती है और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती है वो इक्वल स्ट्रेंथ की बनती है। ओके, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन एक के तरफ से आए या एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से आए, कोई फर्क नहीं होता है, दोनों में स्ट्रेंथ एक ही होती है। So there is no normal difference between a normal covalent bond and a coordinate covalent bond. ये आपको दिमाग में। तो आई सपोज ये मॉलिक्यूल आप प्रैक्टिस कर लोगे, ओजोन तो बताया ही था, बट आप कोऑर्डिनेट डाल के, एरो डाल के बना के कोशिश करें, ठीक है? कर लोगे कि नहीं होगा? यस सर, कर लेंगे। हो जाएगा बेटा, Yes, sir, हो करना है, जाएगा ट्राई सर। करना है, ठीक है ना? नहीं ट्राई करेंगे तो मजा कैसे आएगा? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, इसको मिटाऊंगा। मिटा दूं? चलिए,
formal charge, a very important topic of this chapter. यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि ऑर्गेनिक की बहुत सारी चीज आपको नहीं समझ आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत यूज होता है। ओके, रेजोनेंस जैसे टॉपिक आएंगे वहां पे, तो वो सब समझ नहीं आने वाला है वहां। तो फॉर्मल चार्ज टॉपिक को बहुत आराम से समझना है। आप चाहते हो तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, दिमाग फ्रेश कर लो, क्योंकि आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हूं और मुझे मालूम है जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन समझने, क्योंकि यदि नहीं पढ़ के आओगे तो आईआईटी आपके लिए नहीं है, नीट आपके लिए नहीं है। आपको पुराने लेक्चर्स तो देख के ही आने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल तो आस्ते आस्ते बढ़ेगी। और ऑब्वियसली इस रेस में सब सरवाइव नहीं करता। स्टार्टिंग के क्लास में मैंने बोला ही था आपको, 1% ऑफ द बच्चा ही आईआईटी पहुंच पाता है। तो जो रेस में नहीं रहेगा वो तो पीछे छूटेगा ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर को देख के आया करो। तो 1 मिनट में आपको ब्रेक देता हूं, आराम से माइंड फ्रेश कर लो, पानी पी लो और इस टॉपिक को आराम से समझो। टेक अ 1 मिनट ब्रेक, आराम से। चलिए, ओके, चलिए। आई होप फ्रेश हो गए हो सब। फॉर्मल चार्ज, मेरे साथ मन में पढ़ना जो मैं लिख रहा हूं। एलडीएस, एलडीएस में शॉर्ट में लिखा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नहीं, एलडीएस मींस लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है हमें एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप के बारे में ठीक से नहीं बताता। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें सिर्फ इतना बताता है कि किस तरह से बॉन्ड बनी है, किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, कौन किससे रिलेटेड है। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शेप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे सिंपल सी बात करूं, मैं वाटर का बॉन्ड बनाऊं तो इस तरह बना के मैं आपको दिखा सकता हूं। ओके, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। पर वाटर ऐसा नहीं होता। वाटर इज बेसिकली थोड़ी बेंड होती है इस तरह। तो हमें एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप के फॉर्मेशन डॉट स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि कौन किससे बॉन्ड बनाया है और किस तरह ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, ये पता चलता है। ओके, ये तो एक जनरल चीज जो इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था। सेकंड चीज, इन पॉलीएटॉमिक आयन, in polyatomic ions the net charge is possessed by ion and not by
इंडिविजुअल एटम। देखो, आई सपोज पॉलीएटॉमिक आयन क्या होती है सबको मालूम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन नेट CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, CH3 CO माइनस, PO4 3 माइनस। तो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम जो एक सिंगल यूनिट के तरह बिहेव करती है और कुछ चार्ज कैरी करती है। ओके, एक सिंगल यूनिट के तरह बिहेव करती है और कुछ चार्ज कैरी करती है, दैट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं उनके साथ क्या होता है थोड़ा हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल से पहले, फिर इस डेफिनेशन में हमने कार्बोनेट का सपोज आपको याद होगा, कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर होती है समवट लाइक दिस, और ये जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। याद है कि नहीं याद है? हाँ ना? यस हाँ Yes, सर। sir. ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर CO3 2 माइनस की ये स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पे ये जो लाइन में लिखा हूं कि बोला जा रहा है कि जो चार्ज होती है, जो चार्ज होती है वो इंडिविजुअल एटम पे नहीं होती। जो चार्ज होती है वो इंडिविजुअल एटम पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक्चुअली सब चार्ज का जो सम होता है, सारे चार्ज का जो सम होता है वो एग्जिस्ट करती है पूरे आयन पे। ओके, नॉर्मली मैं ये नेगेटिव साइन क्यों बनाया? क्योंकि मैं लुईस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा हूं। ओके, जैसे कि इस ऑक्सीजन के पास दो, तो 4 और एक 5 और एक 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ। तो ये नेगेटिव साइन जो मैंने दिया इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तब ये जाके। ओके, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आई है तब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, यही बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज ये बताएगा। ओके, तो हम लोग जो साइन देते हैं नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लुईस स्ट्रक्चर में, उसका मतलब होता है कि ऑक्टेट पूरी करने के लिए हम दिखा रहे हैं और लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग टाइप कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल एटम पे नहीं रहती, चार्ज रहती है पूरे एटम, पूरे एटम पे चार्ज, सॉरी पूरे आयन पे चार्ज है। ये जो दो नेगेटिव चार्ज होती है ना, सिर्फ इसका और इसका नहीं है, एक नेगेटिव इसका एक नेगेटिव इसका नहीं, ये पूरी 2 नेगेटिव ये पूरी यूनिट पे आती है, ये पूरी यूनिट पे 2 नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली NO3 भी जो एक नेगेटिव चार्ज है वो पूरे यूनिट पे आए। ओके, बट हम लोग जो ये नेगेटिव चार्ज देते हैं इंडिविजुअल एटम्स पे, वो भी जानना जरूरी है हमें। क्यों? क्योंकि यदि हम नहीं जानेंगे कि कौन से एटम पे कितना चार्ज आया, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल आयन पे कितना चार्ज देना है कि नहीं? यदि सपोज करो ए है, एक मॉलिक्यूल है ABCD, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है ABCD, इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1, इस पे +2 और इस पे +1, नहीं सॉरी -1। तो मेरा आपसे बोलना है कि ABCD मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितनी होगी? सर 1 1 +1 +1 -1 कैंसिल, +2 -1 +1, तो ABCD पे +1 चार्ज। ओके, तो एक्चुअली जब तक हम इंडिविजुअल एटम पे चार्ज ना जान ले तब तक हम पूरे चार्ज के बारे में जानकारी कैसे दे सकते? तो इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होती है दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होती है दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। ओके, जो सचमुच में नहीं होती है बट लुईस स्ट्रक्चर में बनाई जाती है। ओके, तो समझ गए? इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज दिखाते हैं दे आर नोन एज फॉर्मल चार्ज। ओके,
अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, नाइट्रोजन पे जो एक प्लस चार्ज दिखाया वो क्या बता रहा है? तो पूरे इलेक्ट्रॉन आयन लूज पे कर दिया, प्लस एक हाइड्रोजन को दे है ना? दिया। वो ये बता रहा है कि नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना था पर उसने 2 दिया है, जिसके चलते इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अंडरस्टूड। और ऑब्वियसली हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे ये आपको जाननी है। हम लोग इसको लिखेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे दिखाएंगे। दिस इज द राइट मेथड टू शो, बट लुईस के स्ट्रक्चर में हम ऐसा दिखाते। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो प्लस चार्ज है इसको मैं बोलूंगा फॉर्मल चार्ज। अंडरस्टूड। तो फॉर्मल चार्ज आई सपोज आपको समझ आ गया होगा जो इंडिविजुअल एटम पे दिखाई जाती। अंडरस्टूड। चलो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, क्योंकि आपको कभी का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा एग्जाम में और बोलेगा कि निकालो कितना फॉर्मल चार्ज कौन एटम। ओके, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ऐसे लिखो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बट आपको इतना बड़ा फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक शॉर्टकट होती है, तो शॉर्टकट भी सिखा दूंगा आपको, बट पहले ये सीख लो। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एक एटम के कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पहले वो आपको लिख लेना, फिर कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है उससे माइनस करनी है, और कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ कर देना। ओके, अंडरस्टूड। ये मेथड होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, ये ओजोन है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस वाले ऑक्सीजन पे, ये वाला ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है इसको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 6। 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने नॉन बॉन्डेड है से 2 -2 माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका अपना वाला भी लेंगे, साथ में जो आया है उधर से भी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 माइनस चार्ज। तो 2 3 जा 6, तो आया 6 -2 -3। ओके, तो कितना आ गया इस पे चार्ज, 1 सर। +1 ओके, प्लस माइनस भूल गए क्या? अब इस पे 6 माइनस कितना सर 4 4 4 माइनस हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू 4 2 4 और -2 कितना आ जाएगा 6 -6 कितना हो गया 0, है ना। -4 -2 -6 6 -6 0, तो इस पे 0 फॉर्मल चार्ज, कोई फॉर्मल चार्ज। ओके, इस पे देखते हैं क्या होगा 6 माइनस कितना
6 6 दो दो चार दो छह, 6 माइनस 6, ठीक है ना, माइनस हाफ ऑफ कितना, सर 2 2 तो 6 गया 6 गया, 2 2 कितना बचा, minus 1 माइनस। तो इस तरह हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया ऑक्सीजन, ठीक है ना, हर एक ऑक्सीजन एटम पे निकाल लिया माइनस माइनस, ओके। तो ये तो एक लंबा चौड़ा मेथड है जिसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ रहा है, इसमें +1 -1 और इसमें कुछ नहीं तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो प्लस सिर्फ है तो एक प्लस दिखा देंगे और -1 है तो सिर्फ एक माइनस दिखा देंगे, ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट क्या है, ऑक्सीजन का नॉर्मली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 6 ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अब समझिए एक पल के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास एक ऑक्सीजन का सिस्टम दिया हुआ है, ऑक्सीजन के ही एटम का सिस्टम है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑक्सीजन का सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन बना होगा ये कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन सर, गेन करेगा। जब वो एक माइनस इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगी। तो बोलने का मतलब, ध्यान से ये लाइन सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वैलेंस से जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, वैलेंस से जितना कम होगा उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, अंडरस्टूड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वैलेंस से जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज, वैलेंस से जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, वेरी सिंपल। चलो अब मैं आपको दे रहा हूं स्ट्रक्चर, आप मुझे बताओगे। ये है, अभी इसका नाम छोड़ दो, अब मेरा आपसे पूछना है कि कार्बन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, मुझे बताओ डायरेक्ट। वेरी सिंपल, देखते हैं कैसे। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, तो वैलेंस से कितना कम है, सर 1 1 कम है, तो इस पे +1 फॉर्मल चार्ज है, या सिर्फ आप लिख दो एक प्लस चार्ज, ओके, गॉट इट। इसके पास कितना है, मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, सिर्फ वही देखनी है, दूसरे वाले का नहीं देखनी। इस ऑक्सीजन पे 1 2, इसकी कंट्रीब्यूशन 3, इसकी 4 और यहाँ पे 5, ठीक है ना, तो इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो बैलेंस से कितना कम है, सर 1 तो 1 कम है, +1 चार्ज प्लस चार्ज, अब इसका देखते हैं 1 2 3 4, इसके पास है ना 2 इलेक्ट्रॉन, 5 6, तो बैलेंस के बराबर है, तो बैलेंस के बराबर है तो कोई फॉर्मल चार्ज 0। इसके पास 2 2 4 2 6 और एक ये सामने वाला 7, -1 माइनस चार्ज सर, एक ज्यादा। ये इसका नाम नॉर्मली हम लोग मिथाइल कैटायन भी बोलते हैं, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे, नहीं अभी छोड़ दो। सिर्फ मुझे कार्बन पे बताओ कितना फॉर्मल चार्ज है, तो +2 सर -1 सर, -1 सर, -1 सर, 1 2
3 सामने में और 2 5, मतलब बैलेंस से एक ज्यादा है, ज्यादा है 1 -1। अंडरस्टूड? मेरा आपसे पूछना है कि ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है? सर प्लस प्लस 1 +1 सर +1 +1 1 2 3 4 5, नॉर्मल से एक कम है तो इस पे +1, ठीक है? अंडरस्टूड? तो जल्दी से नोट करो, देखो बस ये लाइन मेरा दिमाग में रखो, फॉर्मल चार्ज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा और लेवल में मैं बताऊंगा जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, पर सिंपल से एक बात सुन लो यहाँ पे, वैलेंस से जितना कम उतना पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, वैलेंस से जितना ज्यादा उतना नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, बस ये लाइन याद रखना। अब इसको मैं मिटाऊंगा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो तो फटाक से। हो गया? मिटा दूं? चलिए, बहुत छोटी सी टॉपिक है बट इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका एप्लीकेशन जब आएगा तब पता चलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूं, अब मेरा बोलना है कि आप चलिए सब में बताइए कि कितना कितना क्या है। ओके, कितना कितना सब में क्या है, जल्दी से बताइएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन बना दूं, अभी आसान हो जाएगा, चलो इलेक्ट्रॉन बना ही देता हूं। नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। ओके, चलो एक काम करो, बिना इलेक्ट्रॉन का बनाओ तो, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तब तो बना ही लोगे आप। -2 चार्ज है सर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे। चलो एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, ट्राई दिस, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ये आपको ट्राई करो, इलेक्ट्रॉन फिट करो, मैंने इसका भी बताया ना बेटा, एजाइड आयन का स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं बताया था थोड़ी देर पहले? बताया था? Yes. तो आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है ना, यू ट्राई दिस। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ SCN-। बोला गया है कि SCN- का जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं आप बनाओ। चलो, तो कम से कम मैं आपको बोल रहा हूं 3 स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, और तीनों स्टेबल होनी चाहिए, मतलब तीनों ऑक्टेट पूरी करनी चाहिए, देखते हैं। चलो, तो SCN सिंगल माइनस, SCN सिंगल माइनस, सिंगल माइनस का मतलब ये है कि S में जितनी इलेक्ट्रॉन, C में जितनी इलेक्ट्रॉन, N में जितनी इलेक्ट्रॉन, सब मिला के एक और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। अब नाइट्रोजन की नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है ट्रिपल बॉन्ड बनाने की? होती है ना? तो चलो मान लो नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, 1 2 3 4 5,
तो नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। Yes, sir. पूरी है सर। 4 6 2 8 कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई। ओके 6 और 2 8। ओके सल्फर एक दिया, कितना बचा? 1 2 3 4 5, तो कितनी है? 2 3 4 5 6 7। बट ये क्या कर सकता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको वो ले सकता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज। ओके इस पे ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अंडरस्टूड? तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ इसका। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन। ओके तो कार्बन ने एक यहां दिया, एक यहां दिया, 3 4, तो कार्बन का तो 4 बॉन्ड बन गया, तो 8 हो गया, 8 कंप्लीट इसका। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिया और नाइट्रोजन के पास बची कितनी? 1 2 3, ठीक है। तो 2 मतलब 4, 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन ले सकता है जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, तो 8वां ये ले लिया। ओके अंडरस्टूड? ये 8वां ले लिया है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। ओके अब चलिए देखते हैं इसमें 2, ठीक है ना, 2 4, तो 2 इसने दे दिया, ठीक है ना, 2 दिया और कितने बचे इसके पास? 1 2 3 4, है ना, 2 2 4 2 6 2 8। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? यस सर। Sir. कंप्लीट। और एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, मानो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और ओके तो 3 दिया तो इसके पास 3 बच गई है। ओके तो इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, 2 2 4 2 6 और 3 9, एक ऑक्टेट से ज्यादा ही है। चलो देखते हैं उसके साथ क्या होगा। कार्बन 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो 6 2 8 कार्बन की ऑक्टेट पूरी। ये नाइट्रोजन 1 दिया, ओके और इसके पास कितने बच गए? 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 2 4 2 6, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में पहले से मौजूद है, तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन आया जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, 7वां, तो एक नेगेटिव चार्ज आया इसमें। अब 2 2 4 5 6 7, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक और कहानी किया जा सकता है। ये सल्फर बोल रहा है मेरे पास एक एक्स्ट्रा आप ले लो, तो सल्फर एक एक्स्ट्रा यहाँ से लीव कर देगा और यहाँ चल जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, इसकी भी 8 कंप्लीट, 6 2 8, इसके चलते इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है, तो 2 नेगेटिव आ गए, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 2 माइनस चार्ज है। ओके अंडरस्टूड? तो ये 3 पॉसिबल थायोसाइनाइड की स्ट्रक्चर बन गई, थायोसाइनाइड आई। अब देखो क्या है, मैंने ये चार्ज आपको दिखा दिया, मतलब फॉर्मल चार्ज आपको मैंने दिखा दिया साथ में डायग्राम बनाते हुए, पर एक पल के लिए समझ लो कि आपको यदि फॉर्मल चार्ज नहीं दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज नहीं दिया हुआ है और सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, बोला कि फॉर्मल चार्ज कितना है किसके निकालो, तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए पूछते हैं आपसे, नाइट्रोजन पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा इस वाले में? एक 2 3 4 5, 5 की 5 है, तो इस पे कितनी होगी फॉर्मल चार्ज? 0 0। इस पे फॉर्मल चार्ज कितनी होगी? 3 और 1 4, 0 0। इस पे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? Minus 1. -1। -1. 6 होती है ना बैलेंस, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और सामने में एक 7, तो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इस पे -4। ओके अंडरस्टूड?
गॉट इट? अब चलो इस पे देखते हैं। 2 2 4 2 6, इस पे कितना बॉन्ड Zero. बचा? 0 0 तो 0 2 2 4 0, इस पे 0 2 2 4 2 6, sir plus 1 minus minus 1 minus 1 minus माइनस 1 1। इस पे देखते हैं 3 2 5, plus 1 कार्बन का तो बीच में है तो पूरा ही है, 3 1 4 पूरा है। इधर देखो 2 2 4 2 6 1 7, कितना? -2 माइनस। आप देखो यदि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज बैठाने का बात आता है तो देखो जितना अंदर में जोड़ के चार्ज होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे उतनी ही चार्ज होती है। तो एक माइनस है तो बाहर में एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, तो पूरी मॉलिक्यूल पे एक ही माइनस चार्ज। ओके, मैं दोनों दिखा दिया हूं साथ में आपको। और इसमें कितना देखो -2 + 1 -1, है ना? तो तीनों तो सेम ही है और तीनों स्टेबल स्ट्रक्चर्स। और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये भी निकाला जाता है, जिसको मैं बताऊंगा, आज तो नहीं बता पाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो थायोसाइनाइड आयन, दिस इज थायोसाइनेट आयन, जिसको हम लोग 3 डिफरेंट तरीका से बनाए। तो देखो लुईस का स्ट्रक्चर का एक डिफेक्ट अब क्या है, हम लोग जिधर तिधर से जोड़ जाड़ के ऑक्टेट तो पूरा कर ही ले रहे हैं। अब कहानी ये है कि ये तीनों इक्वली स्टेबल नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ही है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है और नेचुरली वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये हमें कैसे पता चलेगा, दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मल चार्ज को पढ़ के आइएगा, बिना पढ़े आइएगा तो नेक्स्ट क्लास बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ नहीं समझ